इससे पहली क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में मैंने आप लोगों को रे ऑप्टिक्स भी बताया, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन भी बताया, फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा। कल की क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स में हमने चूंकि दो क्लास लगानी है, एक आज की क्लास और एक कल की क्लास, इन दो क्लास में वेव ऑप्टिक्स को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स के कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो मेरे सामने आ रहे हैं पलट पलट के बार बार, उनको भी कोशिश करेंगे, अगर मौका मिल गया तो वो करेंगे, ठीक है ना। पहले आप फोकस करिए आज की क्लास पर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो पहले से पता होंगी। जैसे वेव फ्रंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, ठीक है ना। लाइन सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लाइन सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। पॉइंट सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। और एक प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को जब हम समझेंगे तो क्लियर होंगी बातें, ठीक है। सुनो, मान लो क्वेश्चन आता है आपके सामने, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट ऑफ द लाइट। ए प्लेन वेव फ्रंट propagating from denser medium to rarer medium is incident on the surface separating the two media as shown in figure. Using Huygens principle draw the secondary wavelets of the obtained refracted wavefront in the diagram. मतलब क्या करना चाहता है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन सुनिए, इसने क्या कहा, सबसे पहली बात तो डिफाइन वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट टर्म को डिफाइन कर देंगे, मतलब द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर मूविंग विद सेम फेज, ठीक है ना, मूविंग विद सेम फेज एंड, हाँ वेरी गुड, सेम फेज इन सेम डायरेक्शन, प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज वेव फ्रंट। क्लियर है। और वैसे मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई उसको याद करोगे तो और बेहतर लिख पाओगे, ठीक है ना। जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उसको याद रखेंगे और बेहतर लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है आपको, इसने कहा कि मैं आपको एक P1 P2 सरफेस पर, ये मेरे सामने एक P1 और P2 नाम का एक सरफेस है, ठीक है ना, P1 P2। इस सरफेस पर हमने किसी एक वेव फ्रंट को ऐसे डाला, ये एक वेव फ्रंट है, आपको इस वेव फ्रंट का रिफ्लेक्ट कैसा ड्रॉ द यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ड्रॉ द सेकेंडरी वेवलेट्स एंड ऑब्टेन द, अच्छा ठीक है। तो यानी कि ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये जो वेव फ्रंट है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं तो परेशान करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसने क्या कहा, ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है जिसको मैंने इस सरफेस पर डाला और ऊपर का जो मीडियम है वो डेंसर है, नीचे का मीडियम जो है वो रेयर है। जल्दी से अपनी कॉपी पर इसको कंप्लीट करके बताएं। इसने कहा इस वेव फ्रंट का जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा वो बताइए क्या होगा। 1 से 2 में जाने पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, आपको ये बताना है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन समझ पा रहे हो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पेपर में, यही तो दिक्कतें आएंगी, फिर नहीं समझ पा रहे हो। इसका कहना सिंपल सा फंडा है, पहले तो वेव फ्रंट को डिफाइन करो, वो कर दिया आपने। अब इसी क्वेश्चन में पूछा कि मान लो हमने आपको एक P1 P2 एक सरफेस दिया जिसके ऊपर की तरफ डेंसर मीडियम है, नीचे की तरफ रेयर मीडियम है। इस डेंसर मीडियम पर, मतलब इस सरफेस पर एक वेव फ्रंट यहां से आकर ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो इसका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, मींस इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, उसको शो करिए। मतलब खाली जैसे नहीं होता है रे ऑप्टिक्स में कि कंप्लीट द रे डायग्राम, वैसे ही इसको कंप्लीट करना है, इस डायग्राम को। बन गया, बहुत अच्छे। देखो दिमाग लगा लड़की, ठीक है ना, बाकी लोग भी दिमाग लगाएं। मेरी बात को समझ में आ रही है। अब इसको कैसे बनाओगे छोड़ो, वही बता देता हूं। देखो यही सब है, देखो यही सब है, बार बार कह रहा हूं। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक दिक्कतें आएंगी। बच्चों उसी से ही आइडिया लगता है हमें कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, घुमा फिरा के पूछता जाएगा, पर हम प्रॉब्लम खड़ी होती चली जाएगी। मान लो कि ये वेव फ्रंट दिया हम लोगों को, ये हो गया। हम इसको क्या कर लेंगे, पहले एक वेव फ्रंट कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, इसमें 3 वेव दिखा लेंगे। क्लियर। अब क्या होगा सर, ये यहां से जाएगा वेव फ्रंट आगे। जब ये वेव फ्रंट पहली वाली रे जब यहां टकराएगी, आप मुझे बताओ ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द, ये रहा नॉर्मल, तो ये कैसे जाएगी बताओ, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, उसमें बताओ ना, हाँ तो कैसे होना चाहिए, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, तो उसको करेगा ऐसे, ऐसे नहीं सर, ये तो है इसका ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल, इससे इसके हिसाब से नॉर्मल से अवे, अवे, तो नॉर्मल से अवे का मतलब ऐसे जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। ये पहली वाली वेव रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी। दूसरी वाली की बात बताएंगे, दूसरी वाली आएगी कहां से, ये वाली आई सर, यहां टकराई। अब ये क्या होगा इसके साथ, ये भी वैसे ही यहां पर नॉर्मल बना करके आप इसको क्या कर देंगे, ऐसे। समझ में आ रही बात ना।
फिर यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर ये थर्ड वाली वेव आएगी, ये यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाएंगे, और सर ये यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी ऐसे। लेकिन ये तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इनको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना, अच्छे खासा आगे बढ़ा दीजिए इनको, ठीक है ना, और फिर इनके ऊपर क्या डाल दीजिए यहाँ परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो बना है, ये जो जा रहा है अब, ये कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। मैंने जब प्रूविंग करवाई थी तो ये वाला केस लिया था, ऐसे बनाया था उसको, कुछ याद आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ऊपर रेयर मीडियम था, नीचे डेंसर मीडियम। अब देखो ये समस्याएं हैं, जब तक आप रिवीजन में इस तरह नहीं पढ़ोगे सोच सोच कर, तब तक मजा नहीं आएगा। बस इतना ही बना के छोड़ना था बस उसको, अभी फिलहाल उसने तो यही कहा था। अब अगर यही मैं कह देता, सुनो अब ध्यान से, इसी क्वेश्चन में कह देता कि ऑल्सो प्रूव दैट, या ऑल्सो प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करिए इस पर, तो फिर आपको सॉरी रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको एक लॉ तो बस वैसे ही दिख जाता है। हम बोलते हैं एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो तो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन सर लॉ हमें प्रूव करना होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो वो वाला डेरिवेशन करने के लिए आपको फिर इसका सारा लेना होगा। अगर ऐसे दे करके पूछ लिया, हालांकि ज्यादा चांस किसके रहेंगे कि बस वो डायरेक्ट ही कहेगा कि उसके बेस पर क्या बताइए, ये टर्म बताइए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, देखो रिवीजन अब मैंने कल की क्लास में दूसरे तरीके से रिवीजन करवाया, थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, आपके सामने क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से डेरिवेशन वो रिवीजन करा रहा हूं। मान लो कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर उसको हम पकड़ेंगे कैसे, इसमें पूछा क्या गया है, जानने की कोशिश क्या कर रहा है। ये ओवर हो गया, इसको हटा दूं, ओके सामने। अब सुनो, इसने कहा डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, 3 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कोई मसला नहीं है, कर लोगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अनदर मीडियम, क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इतना लिख करके आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, ठीक है ना। इसके बाद वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसमें भी वही कहानी कही है, यही सेम क्वेश्चन हो गया, समझो। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगर आपको वो वाला डेरिवेशन याद है, वो आपने रिवाइज किया है, ये हो जाएगा। वो नहीं रिवाइज कर रखा है, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना। तब आपको रेयर टू डेंसर वाला मिलेगा ना, बस उसमें इतना ही तो था भाई, ये वेव फ्रंट ऐसे आएंगे, ऐसे हो गया था। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वैसे ही लगेगी जैसे पहले लग रही थी। एंगल को आई जैसे मानना था वैसे ही मानेंगे, आर जैसे मानना था वैसे ही मानेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो पहले जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के इसमें 1 नंबर है, और फिर इसके बाद बाकी का जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर इसमें किसके हैं, इस डेरिवेशन के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यानी अगर मैंने बात की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, भाई इसके बाद पहले सुनो, पहले चैप्टर में सिर्फ 2 डेरिवेशन है। कौन कौन से 2 डेरिवेशन, सर एक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने वाला। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डायरेक्टली, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले तो क्या लिख दिया उसने, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल डेराइव, ये सॉरी प्रूव दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इस ये क्वेश्चन आता है, क्या करोगे बताओ। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन दे देंगे, फिर क्या करेंगे, सर यहां एक मिरर बनाएंगे, और मिरर बना के उस पर रिफ्लेक्शन होते हुए दिखाएंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन होते दिखाएंगे। यही होगा, सब लोग अपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके। प्लेन मिरर से बनने वाले रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का डायग्राम बना के दिखाइए मुझे आप अपनी कॉपी पर, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का डायग्राम बनाना है, ठीक है। हाँ बन गया तुम्हारा, इस पे यहाँ कुछ नाम हम लिख दो, इनकी मार्किंग कर दो बच्चे, है ना। ए बी या मार्किंग करनी होती है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये तो ये इस ठीक है, वो यहाँ पीछे दिखा दिया। अब चलो इसको प्रूव करो, ठीक है ना। कौन सा वेव फ्रंट इंसिडेंट है, कौन सा रिफ्रैक्टेड, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। आई इसको डॉट प्रूफ करो। रिवाइज नहीं करके आ रहे हो ना, इसलिए मैं आज पकड़ लूंगा तुम लोगों को, कौन कौन करके आ रहा है कौन कौन नहीं, ठीक है ना। नहीं रिवीजन हुआ है, देखो यही तो दिक्कत है। मैं पढ़ा दूंगा खड़े हो कि यही हो रहा है डेली यार, 2 घंटे में वहां चीख चीख के थक जा रहा हूं। कुछ नहीं, तैयारी करो तैयारी करो, तैयारी जिसे तैयारी कहते हैं, ठीक है ना।
बोर्ड के लिए जैसे तैयार करना होता है वैसे। हाँ बच्चे, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं मेरे प्यारे, ये नहीं अच्छा बना है, ठीक है ना, सही बनाओ उसको, दोबारा बनाओ। सर है ही नहीं, कॉपी तक नहीं होगी ना, तो सही से देख के भी नहीं बना पाओगे, देख के बनाओ। अब देखो देखो वहां देख के बनाओ, पहले इस पे लिख के आ जाओ, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट बताओ अंशु कौन सा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, हाँ ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेरी गुड। और ये ए डैश पी डैश, मतलब जो एपी है ना, एपी देखो जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, एपी वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो आ जाओ, है ना, और जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, ए डैश पी डैश वो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है ना, क्यों नवेद नहीं समझ में आया? ठीक, अब जिनका नहीं बना वो लोग देख के बना जल्दी से, इसकी प्रैक्टिस करनी है बैठ के। बबीता बन गया तुम्हारा? ठीक, बताओ एंगल आई कहां होगा, एंगल आई ये रहा यहां, एंगल आई, एंगल आर कहां होगा, वैसे तो ये यही आई होगा ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। और ये वाला एंगल कितना होगा तब निकाल के बताओ। सर ये आई है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और अगर ये 90 माइनस होगा तो अब ये कितना है, ये कितना है 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। सिमिलरली सर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस आर होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको कहा इंसिडेंट वेव फ्रंट ने बनाया एंगल कितना, आई, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ने बनाया कितना एंगल मिरर के साथ, आर। बोलो इतनी बात समझ आएगी नहीं? अब मुझे आई इज इक्वल टू आर प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्राइंगल लेकर के मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, बताइए क्या करेंगे? किस वाले पॉइंट को नाम देना बताओ? ये ओके चलो ठीक है, ये हो गया ए, इसको पी मत करो वहां, है ना, ये पी ले लो यहाँ, क्लियर है। तो पी से बना पी डैश, ए से बना ए डैश पॉइंट, ठीक है ना। अब बताओ कौन कौन से दो ट्राइंगल उठा लो? इन ट्राइंगल ए पी पी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश मत लिखो बल्कि पी डैश लिखो, है ना भाई, ए पी पी डैश, तो इधर से लेंगे इसको, क्या बोलो, पी डैश ए डैश ए, समझ गए? इसमें क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो कैसे लगेगी कॉन्ग्रुएंसी? सर ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ए पी पी डैश बराबर कितना, एंगल पी डैश ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ बताओ इसके बाद 90 के सामने वाली साइड सर ए पी डैश बराबर ए पी डैश, दोनों में क्या है कॉमन, तो कॉमन भी है, और दूसरी बात ये कैसी है, हाइपोटेन्यूज भी है, ये समझ गए ना, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गई, ये राइट एंगल हो गया। और बताइए बोलो। अब सर ये पी पी डैश इज इक्वल टू सर सी टी, और पी पी डैश ए डैश इज इक्वल टू सी टी, सो वी कैसे, कैसा है सी टी समझ में आ रहा है? सर मान लीजिए पी को पी डैश तक जाने में टी टाइम लगा, तो जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसको यहां से यहां तक आने में लगा टाइम टी, यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम टी, सी टी, दूरी कितनी कवर कर ली इसने सर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सी इंटू टी, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो यहां से इन दोनों को लेकर हम कह सकते हैं यहां से पी पी डैश बराबर ए डैश, ये क्या हो गया साइड हो गई, तो एक हो गया आपका राइट एंगल, एक हो गया हाइपोटेन्यूज, एक हो गया साइड, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए पी पी डैश, ट्रायंगल ए पी पी डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोलिए पी डैश ए, पी डैश ए हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एंगल पी ए डैश इज इक्वल टू, अब नहीं ध्यान देंगे, अभी मैं बता रहा हूं इसके साथ मैं बनवाऊंगा अगला डायग्राम, देगा ना, समझ में आ रही बात ना, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यही कमियां हैं, घर से करके आते ना तो ये सब नहीं करना होता, पता नहीं तुम कौन से दिन के लिए छोड़ के बैठो, अभी बता रहा हूं, खुद को पता है ये बात कि अभी सर 2 दिन बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, समझ में आ रही बात ना, तो फिर वो बोर्ड वाला प्रैक्टिकल है तो कायदे से प्रैक्टिकल होता है, वो कोई ऐसे नहीं होगा कि बस ऐसे ही हो गया बस नाम के लिए, ठीक है ना। एक बात
दूसरी बात, अभी सब प्री बोर्ड फिर से चले आ रहे हैं, उनमें अच्छा खासा टाइम खराब हो जाता है, समझ में आ रही बात ना। तो कब के लिए बचा के रखे हो इन चीजों को कि ये तैयार कब करोगे। ऐसे प्री बोर्ड पहले निकले, ऐसे दूसरे भी निकाल दोगे, फायदा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करो कि ये जो प्री बोर्ड दे रहे हो मानो बस बोर्ड ही दे रहे हैं, इससे आंकलन कर लो अपना। अगर तुमने इसमें जितने मार्क्स ले आए तो फिर उसमें बस प्लस माइनस, आगे बचे हुए टाइम में प्लस माइनस 2-3% कर लेना, बस ज्यादा इतना ही होता है, ठीक है ना भाई। प्लस ही करना, माइनस क्या करोगे। तो बचे हुए टाइम में सर ज्यादा भी पढ़ लूंगा तो कितना प्लस कर दूंगा मैं। और फिर कह रहा हूँ इस प्री बोर्ड में आप जितने मार्क्स ले आएंगे उसमें आप कितना प्लस कर देंगे भाई बचे हुए टाइम में। बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, जितनी तैयारी होनी थी वो हो रखी है सही मायनों में। बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, पढ़ तो लिया ना सब कुछ, बचा क्या है। तो पढ़ सब कुछ रखा है, तो बस आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने में ऐसे अंदाज में रिवाइज करना है कि ये क्वेश्चन आएगा उसका ये करूंगा मैं आंसर, ऐसे करूंगा, ये डायग्राम बनाऊंगा, ये डिटेल लिखूंगा उसकी, ये चीजें इसमें होती हैं। प्रूविंग करते समय 2 ट्रायंगल बनाए जाते हैं, उन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई जाती है। कॉन्ग्रुएंसी लगाते समय RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी थी, ये ध्यान रह जाएगा ना तो पेपर में क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं बनते। नहीं तो मैं बोल रहा था बता चलो प्रूफ करो I बराबर R, मैं करता I बराबर R प्रूफ करो, आप लगे हुए थे अपना आधे से ज्यादा इसमें बैठे हुए थे, आइडिया तक नहीं आ रहा था कि करना कैसे है। ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल अपने मन से पूछ लो, तुम में से कई सारों को आइडिया तक नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि करना क्या है। रिवाइज करके लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर रिवाइज करो ना भाई। अभी जैसे ही मैंने बताया तो हाँ सर यार समझ में आता चला गया, क्या किया था कैसे किया था, ठीक है। तो खुद से भी करना हो आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ PA डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A डैश P डैश A, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि I बराबर R, प्रूफ हो जाएगा। बस ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा 1 नंबर में डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर कह देगा यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल देन प्रूव दैट I इक्वल टू R। समझ में आ गई बात ना। कहां पर बच्चे, ये हो गया ना मेरा, मैंने ये लिया PA डैश, हाँ PA डैश, वेरी गुड। कौन सा एंगल लेंगे, PA डैश इक्वल टू A डैश P डैश A। समझ गए, कोई डाउट है इसमें। चलिए जल्दी से अपनी कॉपी पे रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाइए। रिफ्रैक्शन थ्रू ए सरफेस का मैंने वो अभी बनवाया 2 मिनट पहले, मत सोचना। रेयर टू डेंसर वाला बनाओ अभी आप, मैंने डेंसर टू रेयर बनाया, आप रेयर टू डेंसर वाला बनाइए। कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट रेयर से जा रहा है किसमें, डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जाते हुए बनाइए, ठीक है ना। कैसे पैरेलल, सब पैरेलल आएंगे बिल्कुल। आने वाला वेव फ्रंट पैरेलल होगा, जाने वाला भी पैरेलल ही होगा। वेव फ्रंट तो पैरेलल ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बस अपने पास से डेविएट हो जाएगा, सीधे थोड़ी निकल जाएगा, बस डेविएशन दिखाना है, वही डेविएशन दिखाना है, ठीक है। वेव फ्रंट पैरेलल होने का मतलब ये नहीं होता कि सारी रेस बराबर लंबाई की हो, ठीक है ना। ऐसे वेव फ्रंट ये नहीं होता, ये होता है ऐसे करके बनेगा ना, मतलब रे बन गई, लेकिन वेव फ्रंट बनेगा तो हाँ और क्या, ठीक है। कोशिश करो सब लोग अपने अपने कॉपी पे खुद से बनाओ, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो फिर दूसरे तरीके से देखो, बोर्ड पे देख करके बनाओ, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन बन गया, डरो मत, बन गया, दिखाओ। तो ये तो रेयर टू डेंसर वाला थोड़ी ना हुआ है। रेयर टू डेंसर जाएगा तो क्या होता है, अरे बताओ होता क्या है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, हाँ बेंड टुवर्ड्स, हाँ ठीक तो है, सही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ जो झुकाइए उसको, ठीक है ना, सही है। थोड़ा और बेहतर करके थोड़ा बड़ा सा बना देते ना, और अच्छा रहता है, ठीक है। देखो जैसे बबीता ने बनाया, ठीक है। बबीता बस 90 डिग्री नहीं डाला तुमने एंगल, थोड़ा 90 लगना चाहिए। यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री लगना चाहिए, पर चलो ठीक है, अच्छा है वो, है ना। उसमें गोचागाची नहीं करना है, दूसरी अगर बनाना है तो दोबारा बनाना है, ठीक है। बस मार्किंग कर दो कि क्या क्या लिखा, क्या क्या है, मतलब है ना, किसको ए माना है, किसको पी माना है ना। थोड़ा इधर साइड में लिखो ना बच्चे, पता दिखे तो। तुमने तो पूरा डायग्राम छिपा ही लिया, पता भी नहीं चल रहा हम लोगों को। देखो पढ़ाना भी एक कला है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी ही है। कैसे खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है, सब देखना पड़ता है। हो गया जिशान, हो गया। अरे कहाँ बन रहा है यार, 3 रे बनाओ उसमें, और डायग्राम दिखाओ। हाँ तो ये एरो क्यों नहीं दिखा रहे हो, एरो दिखाओ, अच्छा बनाओ खुद को भी, मतलब अंदर से। ये देखो ऊपर वाला बनाया, उसमें भी वही चीज़, ना तो एरो दिखाए हैं, है ना,
खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा है, जो चीज़ खुद को नहीं अच्छी लग रही, बताओ जब हमारी कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लगेगी तो दूसरे को कैसे अच्छी लग जाएगी? हमें पहले तो हमें खुद को ही अच्छा लगाना है उसको। अब तुम कहो नहीं भैया मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो भाई बुरे को भी अच्छा लगा लोगे तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना? हाँ ठीक, 3 रे दिखा दो तो और अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा लगेगा, मतलब एक तीसरी वाली रे यहाँ दिखाओ ना, ऐसे जाएगा वो, ठीक है ना? हो गया। हाँ एरो 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 बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? एरो बनने बहुत ज़रूरी है। रफ हैंड से ही डायग्राम बनाने होते हैं पेपर में, लेकिन अच्छे बनाने होते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलो, साइन आई अपॉन साइन आर को म्यू के इक्वल प्रूफ करना है ना? अंशु पता है कैसे प्रूफ करेंगे? बताओ कैसे, चलो बताओ। इस ट्रायंगल के हिसाब से कौन कौन से 2 ट्रायंगल ले लूं? देखो सबसे पहली बात तो आपको देखना है, देखकर समझ में आना चाहिए कि ये जो वेव फ्रंट है ना, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। ये जो एपी वेव फ्रंट है ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जब ये वेव फ्रंट यहां के टकराया तो ये बेंड हो गया इधर, समझ गए ना? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुका है। एंगल तुमने गलत दिखाए हैं बच्चे, है ना? ये एंगल बोलो, ये एंगल आर है, सही है गलत है? नहीं ये गलत है, ठीक है ना? तो ये एंगल आर नहीं होगा। एंगल आर कौन सा होगा बोलो बच्चे? ये वाला होगा, ये आर होगा, ठीक है ना? समझ गए? एंगल आर, ठीक है। ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये भी आर होगा सर। ये वाला एंगल क्या होगा सर? ये भी आर होगा। समझ में आ रही बात ना? ये वाला एंगल क्या होगा? आई होगा। ये आई है तो ये 90 माइनस आई, आई ये सही है, आई वाला सही बना है। क्लियर है? बहुत अच्छे। इधर बताओ आर कौन सा होगा फिर? इधर की तरफ ये आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। अब बताओ कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे? एपीपी डैश, इसमें क्या लगाओगे? हाँ मतलब इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लगाओगे ना? बहुत अच्छे। तो बताओ इन ट्रायंगल ए पी पी डैश, इन ट्रायंगल ए पी पी डैश, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब सर पी पी डैश अपॉन ए पी डैश, ए पी डैश। बोलो होगा कि नहीं होगा? बताओ पी पी डैश अपॉन ए पी डैश, समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए पी डैश ए डैश, ए पी डैश ए डैश। इसमें सर साइन आर इक्वल टू, बताओ क्या होगा? आदित्य तिवारी जल्दी बताओ, साइन आर इक्वल टू क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर, बोलो ना बच्चे, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? नाम बताओ परपेंडिकुलर का। ए डैश होगा, परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन ए पी डैश होगा। बहुत अच्छे, ए पी डैश। अब मुझे बताओ जल्दी से देख करके, अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? सर इक्वेशन 1 ये बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई। डायग्राम जितना क्लीन होगा उतना ही बेहतर रहेगा। दोनों को मैंने डिवाइड करा दिया तो साइन आई अपॉन साइन आर, बताओ कितने के इक्वल आ जाएगा? सर ये आ जाएगा पी पी डैश अपॉन ए पी डैश, अपॉन में ए डैश अपॉन ए पी डैश, ए पी डैश से ए पी डैश कैंसिल, बचेगा मेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना? बताओ जरा पी पी डैश। सर पी पी डैश, पी पी डैश, यहां पर ये लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है। एयर में लाइट की वेलोसिटी c होती है और अनदर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v होती है। रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर में ज्यादा रही होगी वेलोसिटी और डेंसर में कम। समझ गए ना? हम तो यही मान रहे हैं कि ऊपर एयर है, तो एयर में कितना ले लिया? ct। ये हो जाएगा यहां पर क्या? ct। कैसे आया? सर यहां पर वेलोसिटी ले ली मैंने, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वाला मतलब c, और टाइम लगा मान लो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना? t। तो इसका मतलब कितनी दूरी तय करेगा? c इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। फिर सर लेकिन ये चूंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा थी तो इसने ज्यादा दूरी तय कर ली उतने ही टाइम में, लेकिन सर यहां पर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, डेंसर मीडियम होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? v इंटू टी। मैंने मान लिया कि इस वाले मीडियम में वेलोसिटी कितनी? v, ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी c। तो यहां पर टाइम उतना ही लगेगा लेकिन दूरी कम तय करेगा, इसीलिए यहां से यहां तक पहुंच पाए। देखो ये छोटी दूरी है, ये बड़ी दूरी है, दिखना भी चाहिए डायग्राम में। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये हो गया vt। अब t से t क्या हो गया? कैंसिल। साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c अपॉन v। c अपॉन v कितने के इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है। सर प्रूफ हो गया, म्यू इक्वल टू साइन अपॉन साइन r। समझ गए ना? स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, वो यही कहेगा कि स्नेल्स लॉ को प्रूफ करिए। पहले बोलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करिए और फिर कहेगा कि हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ को प्रूफ करिए। क्लियर? अभी को डाउट है? बताओ आइए बताओ, अगर डेंसर से रेयर में जाती क्या मतलब होता? इस डेरिवेशन में
क्या जाता, V अपॉन C। बोलो भाई सही है गलत है? अगर यही मीडियम डेंसर से क्या होता, रेयर होता, तो V अपॉन C आता क्या? बोलो क्या होगा? अगर ऊपर होता कोई डेंसर मीडियम और नीचे होती एयर, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो बोलो वही सही है, परेशान क्यों हो रहे हो भाई? रे डेंसर से आती, रे में जाती। ये डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे पहली बात तो बनता, ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, होता तो तभी हो सकता है जब ऊपर वेलोसिटी कम हो, नीचे वेलोसिटी। तो डेंसर से रेयर के केस में यही होता है, नीचे वाले में वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले में वेलोसिटी कम। तो ऊपर वाले में हम मान लेंगे v इंटू टी, क्लियर। नीचे वाले मान लेंगे एयर है तो c इंटू टी। आई और आर वही रहेंगे एज इट इज। नहीं समझे? बात समझ में आ गई ना? क्या बच्चे, क्या एयर ही लेना? मतलब मेरा कहने का ये है, जब हमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रूव करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे म्यू लाना है केवल, तो ऊपर एयर लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेता, अगर ऊपर एयर नीचे डेंसर मिल गया। ये बच्चे मान लो, एक बात भी इस समय बात करने वाला कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ जो भी चर्चा हो रही ना, वो पेपर के लिए हो रही है। मतलब पेपर में अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो क्या करोगे? नहीं तो फंस जाओगे भाई। यही सेम मान लो, सेम आ गया एकदम एग्जैक्टली सेम, तो कराओगे। लेकिन सर उसने थोड़ा बहुत घुमा फिराव कर दिया, क्या करेंगे? मत करो ऐसा ना, ध्यान लगाओ। अभी देखो, अगर मान लो आप इसको ले रहे हैं रेयर, इसको डेंसर, तो ये कहना चाहिए कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि एयर ही लें, क्लियर है? तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम एयर मत लो। तुम क्या करोगे, इसको रेयर को मान लो 1 और डेंसर को मान लो क्या 2। तब हम लिखेंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, जिससे जाते उसको पहले, जिसमें जाते उसको बाद में, इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन वी। मतलब वो आएगा 1 म्यू 2। समझ में आ गई बात ना? सिंपल। अभी कोई डाउट है? तब यहाँ म्यू के बजाय क्या लिख देंगे, बस 1 म्यू 2। वो कैसे लिखेंगे? अब आप यहाँ बोलोगे सर एक और बात बताऊंगा, अगर स्पेशली उसने कहा कि रेयर और डेंसर है, एयर नहीं लेना है, मान लो ऊपर एयर नहीं लेना है, तो फिर यहां पर ct और vt भी नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, v1t v2t, क्लियर। और बोलेंगे चूंकि ऊपर रेयर है इसलिए v1 इज ग्रेटर देन v2। ऊपर रेयर नीचे डेंसर, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। समझ में आ गई बात ना? तो v1 बाई v2, सर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनाना होता है वो ऐसे ही बनता है। बोलो कैसे? हम बोलते हैं c अपॉन v1 फिर c अपॉन v2, μ1 बाई μ2। अगर मुझे μ2 बाई μ1 निकालना है तो μ2 बाई μ1 में आ जाएगा c अपॉन v2 अपॉन में c अपॉन v1, फिर v1 ऊपर चल जाएगा तो v1 बाई v2। 1 μ2 की वैल्यू निकालनी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मैं कह रहा हूं भाई 1 μ2 बराबर होता है बच्चों μ2 अपॉन μ1। μ2 का मतलब हो जाएगा सर c अपॉन v2 अपॉन में c अपॉन v1। अब c से c कट जाएगा, v1 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा v1 बाई v2। v1 बाई v2 ही होता है हमारा क्या, 1 μ2, क्लियर। और v2 बाई v1 होता है हमारा क्या, 2 μ1। समझ गया? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, पेपर में कंफ्यूजन नहीं हो ना, कुछ भी कर दे वो बदलाव, तुमने जितना पढ़ रखा है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूं। बस थोड़ा बहुत वो मैंने कहा ना, वो यही ट्विस्ट करते हैं कि हमने डेरिवेशन किया क्या करते हुए, ऊपर रेयर नीचे डेंसर मानते हुए। उसने बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया, मतलब एक बार दो बार, जब भी मन किया उसका, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऊपर डेंसर नीचे रेयर लेना है। समझ गए? हाँ जहाँ से आ रहा है वहाँ का साइन आई वाला जहाँ से आया, हाँ बिल्कुल, वहाँ का म्यू इनटू साइन आई इक्वल टू जहाँ इसमें जा रहा है उसका म्यू इनटू साइन आ। तो बहुत इजी रहता है ना फॉर्मूला। तो जैसे सही लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें वो सही लग रहा है उससे कर लो, कोई समस्या नहीं। मतलब जो भी प्रूफ तुम्हें आ जाए उससे कर लो। μ1 i बराबर μ2 r होता है, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? वो किस लिए बन गया, लेकिन तब वो तभी लगता है जब हम साइन आई और साइन आर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ लगेगा? सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, बात नहीं समझ रहे। वो तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए बताया होगा कि सीधे आप चक्कर में ना पड़ो इतना लंबा कहानी करने के, सीधे ही लिख देना बस μ1 i बराबर μ2 r या μ1 i μ2 r, जो भी कुछ है वो हमारा लास्ट में आता है, वही तो बनता है हमारा भी। लेकिन मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में कराया हूँ डेरिवेशन को, थोड़ा लेंदी हो गया। वही चीज आप डायरेक्ट, आपको लगा समय नहीं है आपके पास, डायरेक्टली छोटा करना हो तो μ1 i बराबर μ2 r करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते ना, बोलो क्यों? क्योंकि सर साइन आई अपॉन साइन आर लाना ही है। अगर आप आई और आर लेके चल दिए,
हमने तो वहां पहले क्या किया था, पहले साइन आई और साइन आर दोनों लिख करके उसका स्नेसरो लगा करके फिर बोला था कि चूंकि आई और आर स्मॉल है इसलिए साइन आई को लिख देंगे आई और साइन आर को लिख देंगे आर, तब वो फॉर्मूला बना था। लेकिन इसमें या फिर ये करना कि भाई μ1 आई बराबर μ2 आर, अगर इस तरह से आपको प्रूव हो गया तो फिर बोलना कि आई को लिख सकते हैं साइन आई, आर को लिख सकते हैं साइन आर। बोलो समझ में आएगी नहीं? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे भाई डांसर वाला कर लोगे, एक बार अपनी कॉपी पे करो, ठीक है ना। मतलब आप डायग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग ये डांसर रेरर वाले में यहाँ पर वेलोसिटी क्या ले लेंगे v1 और यहाँ पर v2, तो v1 बाई v2 आएगा आपका अल्टीमेटली लास्ट में आकर के आया होगा ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, उसको सीधे लिख देना बस क्या 1 μ2। यानी मेरा मकसद यह है कि वो दोनों में से कोई भी डेरिवेशन दे देता, घबरा मत जाना कि भैया रेरर से डेंसर में जाता हुआ तो हमने करा बनाया था डायग्राम और उसको प्रूव भी किया था, लेकिन वो डेंसर से रेरर वाला नहीं किया था, सेम डेरिवेशन है बस डायग्राम डिफरेंट है। बोलो समझ में आएगा कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। ये बच्चे ध्यान लगाओ तरफ है ना, मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है, जो बता रहा हूं। अब इसने बोला है, हाँ एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल ड्यू टू द डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। बनाइए पहले क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है पेपर में और अब भी आएगा, वापस याद दिला रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ showing the intensity distribution of fringes, intensity distribution of fringes with phase angle due to diffraction through a single slit। मतलब अगर किसी सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा हो, पूरे वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, आज और कल में 2 दिन में पूरा मामला निपट जाएगा इसका, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बस इतना ही आता है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 2 एक्सपेरिमेंट है ना, बोलो कौन कौन से 2? एक होता है डबल स्लिट, एक होता है सिंगल स्लिट। अच्छा बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन से इतना पूछ लिया कि ये कैसे पहचानोगे कि ये पैटर्न, या मतलब किसी पैटर्न को देखकर कैसे पहचानोगे कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बताओ। सुनो भाई, सेंट्रल मैक्सिमम तो डबल में भी होता है और सिंगल में भी होता है, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हर एक फ्रिंज की विड्थ बराबर होती है, चाहे वो आपका सर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे वो थर्ड ब्राइट फ्रिंज हो। अब नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पे, मैंने क्या बताओ। तो यार कहाँ है पर ध्यान भाई, ये पेपर में नंबर नहीं आएंगे यार, बार बार कह रहा हूं, मान जाओ मेरी बात को, बहुत नुकसान में आ जाओगे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अब इस समय, सिर्फ यही डिस्कशन कर रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करोगे। पता क्वेश्चन आया कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश by observing the pattern of the fringes, the experiment done by the single slit or double slit। मतलब कौन, ये आप किसी पैटर्न को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है? तो हम कहेंगे सर हम पैटर्न को देखेंगे, होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब हर एक ब्राइट फ्रिंज की, सेंटर पे बनने वाली ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ और इंटेंसिटी सेम होगी। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रही बात ना? लेकिन सर अगर मान लीजिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डबल विड्थ की होगी और उसके बाद वाली सबकी विड्थ बराबर होगी, सेंट्रल के बाद वाली सबकी विड्थ बराबर होती है, लेकिन सेंट्रल वाले की 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल ए होती है, याद आ रहा है? 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, और बाकी सबकी क्या होती है? d लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। व्हाट इज स्मॉल ए? विड्थ ऑफ स्लिट, सिंगल स्लिट की विड्थ है ये स्मॉल ए, समझ रहे हो ना? तो अच्छा उसमें आ जाओ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। क्लियर है? ओके। तो अगर सर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की चौड़ाई फर्स्ट सेकंड, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की चौड़ाई फर्स्ट सेकंड थर्ड से डबल होगी तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। एज वेल एज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज्यादा और टाइम बीतने के साथ साथ या नंबर ऑफ फ्रिंजेस के साथ साथ इंटेंसिटी कम अगर होती जा रही होगी तो सर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट रहा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन बार बार आज बिल्कुल अलग ढंग से बता रहा हूं, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फायदा देगा तुम्हें एग्जाम के टाइम पर।
ठीक है ना, दूसरे पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूँ कि मतलब मैं चाहता अभी टॉपिक सारे यहाँ लिख करके सबको डिस्कस कर देता दोबारा, ऐसा होता बस मैं कर रहा हूँ, आपको कोई मतलब नहीं हो रहा उस चीज़ से, चल रहा है बस। ये सब ना करो भाई, तरीका सही मायनों में ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका आपको मुझे जवाब देना चाहिए, वो जो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं उसके बाद मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। हो गया क्लियर? ओके। अब लेकिन नया क्वेश्चन क्या था? नया क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था तो उससे पूछा था ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना था मुकुल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल, ऐसा कुछ था ना, बहुत अच्छे। तो मुझे इंटेंसिटी वर्सेस, और वो भी कौन सा? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये ग्राफ मैंने कहा था, उसमें बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है यहां बीच में? इंटेंसिटी, समझ में आ रही बात ना, इंटेंसिटी। और ये क्या है यहां? ये इधर क्या ले रहा हूं मैं? फेज एंगल, ठीक है ना, इस तरफ क्या ले रहा हूं? क्लियर? तो फेज एंगल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, बताओ कैसे बनेगा ग्राफ? बनाओ अपनी कॉपी पे। ये इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल, बनाइए जल्दी से ग्राफ। अब बताओ ये क्या है यहाँ? एंगल 0। आदित्य बताओ, बताओ एंगल यहाँ पे, आदित्य बताओ। आज आदित्य मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा मेरी बात पर, ध्यान दो। यहाँ एंगल सही बताना। हाँ नैन्सी बोलो, सही बता रहा है गलत बता रहा है? नहीं पता है, सब मामला इधर उधर, कोई रिवाइज नहीं करके आता है, टाइम पास कर रहे हैं बस सिर्फ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, समझ में आ रही बात ना? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ओके, फिर इधर की तरफ बताओ। अच्छा, अगर पाई था या पाई बाय 2? एक बार देख लो जरा, एक बार पहले मैं, पाई होगा पक्का, बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या होगा? माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, है ना, वो बता रहा था। चलो खैर, अभी ध्यान दो भाई, अब तो देख लिया होगा आपने अभी तक क्या है, पाई है, 2 पाई है कि नहीं है? पाई 2 पाई 3 पाई है, पाई -2 पाई, -3 पाई, माइनस, हाँ बच्चे बोलो क्या? हाँ, डोंट वरी, ठीक है। मैंने इसके अलावा कुछ और बनवाया है ना, यही कहना चाह रही हूँ, तो काहे लिए टेंशन ले रही है? कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन। अब सुनो ना, मैंने कहा यही सब तो पढ़ना है। मैंने बनवाया तुम लोगों को इंटेंसिटी वर्सेस किसका? एंगुलर विड्थ, ठीक है ना, मतलब लैम्डा बाई ए का, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, ऐसा करके लिखवाया। वही चीज है ये, उसी का करस्पॉन्डिंग पाई, 2 पाई, 3 पाई होता है, समझ में आ रही बात ना? तुमने देखा इसमें ऊपर डेरिवेशन किया हम लोगों ने, जिस केस में पाई, 2 पाई, 3 पाई आता है, उसी केस में लैम्डा बाई ए, देखो उसी केस में हमारा क्या आता है? लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, ऐसा करके आता है, ठीक है ना। तो तुम इसकी चिंता मत करो। अब ये भी बना लो डायग्राम, ठीक है ना, दोनों सही है। मतलब कहने का ये है मैक्सिमा, ये तो कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ भाई? सेंट्रल मैक्सिमा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, अगर उसने वहां पर पूछा कि हमें बताओ लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई 2a या 3 लैम्डा बाई 2a, 5 लैम्डा बाई 2a, इस टर्म्स में बताना हो तो फिर वही बस, इस पे खाली ये बदलेगा। फेज एंगल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है फिलहाल ये, ठीक है। इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी, एक समय ऐसा बिल्कुल 0 हो जाएगी, इधर भी कम होती जाएगी। बन गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान लगाओ, ध्यान सुनो। अगर मैंने पूछा बीटा, अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताओ बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बीटा बराबर, अब बीटा ब्राइट है ये, बीटा ब्राइट है ये, बताओ बीटा डार्क क्या होगा? सर सेम होगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल। बीटा सेंट्रल क्या होगा जीशान? बीटा सेंट्रल क्या होगा? बोलो ना, डी लैम्डा बाई डी क्या होगा? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये बार बार कह रहा हूं, ये YDSC के लिए है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए है, नहीं समझे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करने लग जाऊं सिंगल स्लिट वाले की, तो सिंगल स्लिट वाले के लिए क्या हो जाएगा सर? बीटा बराबर बीटा ब्राइट क्या हो जाएगा? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। किसके लिए है ये? फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न।
और बीटा डार्क बताओ क्या हो जाएगा, बीटा डार्क डी लैम्डा बाई स्मॉल ए। बीटा सेंट्रल क्या हो जाएगा, बीटा सेंट्रल हो जाएगा सर 2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है बहुत अच्छे। इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। पहले बना लिख लो भाई फॉर्मूला, हो गया पक्का, ठीक है ना, नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ अभी है ना। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो, सुनो अब ध्यान सुनो, तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। अच्छा एक बार इसने कहा कि ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस, हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो क्वेश्चन सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। क्या, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो डबल स्लिट इंटरफेरेंस का अगर पैटर्न बनाना है तो क्या बनाओगे, इंटेंसिटी वाले सब कुछ सेम बनाओ, बस क्या करना है, बराबर बनाना है इसको, बस बराबर, सारी विड्थ बराबर बनानी, विड्थ भी बराबर बनानी है, इंटेंसिटी भी बराबर बनानी है, समझ गए ना। फिर उसके बाद इसने क्या कहा, हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में और डिफ्रैक्शन पैटर्न में कोई दो डिफरेंस बताओ। तो हम बोलेंगे सर ऐसे बोलना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी फिक्स रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी फिक्स नहीं होती। क्लियर, डिफरेंशियल पे बस वही कहानी लिख देना है, ठीक है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन सुनिए अब, बहुत ध्यान सुनो भाई सभी लोग। क्वेश्चन लिखना मतलब आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ सिंबल्स लिखने हैं। इसने बोला ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.6 mm, a slit of width 0.6 mm is illuminated by a beam of light consisting of two wavelength 600 nanometer and 480 nanometer. The diffraction pattern is observed on the screen 1 meter from the slit. Okay, सुनो अब पहली बात, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, सिंगल स्लिट है। क्या दिया स्लिट की विड्थ, स्लिट की विड्थ ये 0.6 mm। बोलो क्या है, सिंबल की फॉर्म में बताओ, सिंबल की फॉर्म में बताओ मोइन। हाँ स्मॉल ए लिखो, स्मॉल ए इक्वल टू कितना 0.6, आर्यन समझ पा रहे हो ना, बहुत अच्छे 0.6 mm। फिर इसने कहा बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, एक बार कितनी 600 नैनोमीटर और एक बार कितनी 400, लैम्डा 1 कर लो 600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 कर लो 480 नैनोमीटर। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ये क्या दिया है, कैपिटल डी लिख लो 1 मीटर। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, यहां तक कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन सुनिए, द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, the distance of the second bright fringe from the central maximum pertaining to light 600 nanometer, मतलब 600 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग। बोर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूं पिछले साल का ही, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना। इसने बताया नहीं, पिछले 22 का आया था, ठीक, अभी आप लोग 24 में देंगे ना पेपर, ठीक। अभी सुनिए, इसने कहा द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम से सेकंड ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताइए कितनी होगी, किसके करस्पॉन्डिंग, 600 वाली के करस्पॉन्डिंग। फॉर्मूला बताओ पहले, छोड़ो डिस्टेंस ऑफ द सेकंड, क्या होता है फॉर्मूला, n ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n+1 होता है। डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n+1 डी लैम्डा अपॉन कितना आ रहा करके दो। देखो सुनो, सबसे पहली बात आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि जब तक आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं हो जाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक बार हल्का फुल्का मैं आपको बार बार दे रहा हूं आइडिया। चलो पूरे में, अच्छा पूरे चैप्टर में आप मुझे एक बार नाम बताओ, वेव ऑप्टिक्स में है क्या आपके पास। पहला तो टॉपिक समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो तो खत्म मामला। उसके बाद एकदम दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल में थियोरिटिकल पोर्शन है बहुत ज्यादा, मामला खत्म। उसका डायग्राम बनाना होता है, वेवफ्रंट दिखाने होते हैं, वो सब कुछ बना लोगे, कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप मुझे बताओ जल्दी से, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए दो केस बनते हैं, सर फेज एंगल का और पाथ डिफरेंस का। जरा मुझे फेज एंगल वाला बताओ पहले। इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेरी गुड, ठीक है ना।
द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व व्हेन द न्यूमेरिकल हम कल भी करेंगे, कल भी इसी को रिवाइज करना है, ठीक है ना, परेशान होगी नहीं, आप पढ़ के आइएगा लेकिन कल जरूर, और रिवाइज करके आएंगे तो आसान पड़ेगा। मुझे लग रहा था यार तुम ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी रखे होंगे याद, तो बता दोगे आराम से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए फेज एंगल कितना होना चाहिए, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यही था, चेक करते जाइएगा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, हाँ एन लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। समझ में आ रही बात। अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए फेज एंगल कितना होना चाहिए दो वेव्स के बीच में, तो सर 2n -1 है ना, 2n -1 या +1 +1 था, 2n +1 2n +1 इंटू π/2, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n +1 λ/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। समझ में आ रही बात। अगर मैं पूछूं nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अगर nth डार्क फ्रिंज की दूरी पूछ लूं 2n -1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्लियर। अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पूछ लूं तो सर वही d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्लियर हो रहा है। और बीटा डैश की वैल्यू पूछ लूं वो भी सर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, हो गया। ये YDSC है बस। और ये अब आ जाओ जी किस पर, सिंगल स्लिट पर, ठीक है ना, सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्लियर है। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ nth मिनिमा, इफ द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ nth मिनिमा, क्या इसमें कोई डाउट है क्या, नीचे यहाँ 2D था, ठीक है, ओके 2D, ठीक है। अगर मैंने पूछा पॉइंट P विल बी द, सिंगल स्लिट के लिए पूछ रहा हूं, पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमा, सीट ऑफ मिनिमा, तो तब आप कहेंगे सर साइन थीटा n कितने के इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा अपॉन स्मॉल a। समझ में आ रहा है। ये मिनिमा के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिंगल स्लिट में मिनिमम के लिए होता है, मिनिमम के लिए। बोलो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ एंगुलर डिफ्रैक्शन या एंगुलर कितना होगा, एंगुलर पोजीशन क्या होगी, पांचवी मिनिमम फ्रिंज की, तो 5 लैम्डा अपॉन स्मॉल a, समझ गए ना। दूसरा अगर मैंने पूछा nth मैक्सिमा की बताइए, nth मैक्सिमा, तो साइन थीटा वन बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा n डैश, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा n डैश बराबर 2n +1, बोलो 2n +1 d लैम्डा अपॉन 2a, 2 d लैम्डा अपॉन 2a। ये किसके लिए होगा, nth मैक्सिमा के लिए, nth मैक्सिमम। यही तो लगाया था अभी आपने फॉर्मूला, अभी आपने यही वाला फॉर्मूला तो लगाया, क्या चीज, हाँ YN वाले में ना, इसमें भी तो डी, वो मैंने n लैम्डा लिख दिया, गलत लिखा, ठीक है ना, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल a, क्लियर। अब बताओ इसी को ही क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यही चीज कितने के इक्वल मान लेंगे, YN, और यही चीज किसके इक्वल मान लेंगे, YN डैश। लेकिन इसमें YN मतलब मिनिमम के लिए और YN डैश मतलब मैक्सिमम के लिए। 2n +1 लैम्डा और ऊपर, देखो भाई ये गलती पता कहां से हो रही है, ये मैं बिना बात बढ़वा रहा है, मैं फिर कर रहा हूं। अगर साइन थीटा के टर्म्स में करेंगे, थीटा के टर्म्स में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा बस n लैम्डा बाई ये होगा और 2n +1 लैम्डा बाई 2 होगा। लेकिन अगर मैं इसकी YN और YN डैश की बात करूंगा तो अलग अलग हो जाएगा। अब बताओ YN कितना हो जाएगा, n d लैम्डा अपॉन a, और YN डैश क्या हो जाएगा, 2n +1 d लैम्डा अपॉन 2a। सोचो कितने कंफ्यूज आप हैं इसको लेकर के, ठीक है ना। लेकिन हल्का सा भी अगर रिवीजन करके रखे होते ना तो ये नहीं होता कंफ्यूजन, ठीक है। ये बताओ किसके लिए है, nth मिनिमा के लिए, वेरी गुड, nth मिनिमा सब मैंने लिखवा रखा कायदे से, आप एक बार जाकर के चेक करिएगा, तो सारी चीजें डेरिवेशन के साथ करवाई हुई हैं, nth मैक्सिमा। अब मुझे बताओ इसने पूछा 600 नैनोमीटर, कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अब बताओ कौन सी पूछी थी, y2 पूछी थी, ब्राइट फ्रिंज की दूरी पूछी है, n कितना हो जाएगा 2, d बताओ कितना देता 1 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा, चलो मीटर में ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 मीटर। लैम्डा बताओ कितना दिया है 600 नैनोमीटर, इनटू में 10 की पावर -9 अपॉन में a बताओ कितना है, विड्थ ऑफ स्लिट 0.1 mm है, तो mm को मीटर में बदल लेंगे
अच्छा 0.6 था, 0.6 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा वो पहले मीटर में आएगा, समझ गए ना? नहीं पकड़ में आ रहा है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स में, इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। विद डेरिवेशन तक आपको इसको तैयार करके रखना। मैक्सिमम पूछा था, ये क्या है? मिनिमम का ये है, ठीक है ना? मैक्सिमम पूछेगा तो y2 बराबर यहां रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, d कितना है 1, लैम्डा कितना है वही 600 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में 2 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर -3। पूरा खेल किसका है? अच्छा बताओ, फॉर्मूले का है ना? अगर फॉर्मूले याद है तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्लियर? बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, बताओ कहां पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और जैसे क्वेश्चन में पूछा है बाद वाले में कि द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम एट विद द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। एक वेवलेंथ रखी थी हमें 600 नैनोमीटर और एक रखी थी 400 नैनोमीटर। बताओ किस पॉइंट पर जाकर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करोगे, पहले वाई एन फर्स्ट वाली लैम्डा के लिए निकालेंगे, फिर वाई एन दूसरे वाले लैम्डा के लिए निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। अब उससे वहां से n की वैल्यू निकल आएगी कि सर ये चौथी या पांचवी जो भी होगी। क्लियर है? अगर तुम कल की क्लास में रिवाइज करके आओगे तो न्यूमेरिकल करूंगा सीधे। अब थ्योरी का मामला कुछ नहीं है, एक बार डेरिवेशंस जाकर के जरूर कर लेना आज। लेकिन डेरिवेशन करने से तुम्हें बेनिफिट ये मिलेगा, न्यूमेरिकल फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे और साथ ही साथ डेरिवेशन भी तैयार हो जाएंगे। मैं कल की क्लास में डेरिवेशन तो कराऊंगा नहीं, कोई बड़े लंबे लंबे डेरिवेशन है इसके। अगर मैं इसके डेरिवेशन कराने पा जाऊं अभी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो 2-3 डेरिवेशन है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, वो सब नहीं कराएंगे, ठीक है ना? क्लियर? और वो भी देख लेना एक बार सिलेबस में कि डेरिवेशन है कि नहीं है। जो है वो ही करना, जो नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले याद करके आना है। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? फॉर्मूले रटे नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2n+1 है यहाँ, ठीक है? कोई बात नहीं, 2n+1 याद कर लेना। आपको बार बार कह रहा हूं मैं, कल याद होने चाहिए। मैं सीधे न्यूमेरिकल दे करके आंसर पूछूंगा बस आपसे कि ये आंसर है भाई, क्योंकि अब मैं इसमें बताता जा रहा हूं, मैं खुद ही टेंशन में हूं कि भाई ये यहाँ पर 2n+1 रखना है 2n-1। तो ये जब हमने बनवाया, जब मैंने प्रूफ करवाया था तो वो 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d कराया था, फॉर्मूला यही ड्राइव कराया था। तब उसके बारे में बोला था कि ये अगर मुझे बोलना है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, समझ गए ना? तो इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे, और अगर मुझे बोलना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो वो सही है, ठीक है ना? और अगर 2n-1 करोगे तो फिर सीधे रखनी होगी वैल्यू, समझ गए ना? हाँ, अगर वो तो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा ना उससे वो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया वैसे याद रख लोगे नहीं भाई, पांचवी वाली के लिए ये, चौथी के लिए, ठीक है ना? क्लियर है? जब तक रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवाइज करके आइए कल, ठीक है ना?